उच्च शिक्षा। आज घर का माहौल बड़ी ही गहमा गहमी वाला था। अचानक एक साथ पूरा परिवार यहाँ मौजूद था, ना सिर्फ नायरा के ससुराल का बल्कि उसके मायके का भी। वो परिवार जिसके सदस्यों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, आज अचानक यहाँ सब इकट्ठा हो गए थे। नायरा की परेशानियों को ना सुनने वाला परिवार आज सिर्फ एक फोन कॉल पर ही अपने अपने घरों से निकल कर यहाँ आ गए। जिसे जो मन में आ रहा था वो बोल रहा था। ससुराल वाले अपनी तरफ से शिकायत करते और मायके वाले अपनी तरफ से जवाब देते। दोनों तरफ माहौल गर्म था। सब उस बड़े से हॉल में बैठकर अपने मन की भड़ास निकाले जा रहे थे। और नायरा, वो एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसकी नजरें अभी भी फर्श पर थी। वो किसी को नजर उठाकर देख भी नहीं रही थी, या शायद देखना भी नहीं चाहती थी। 1 साल पहले तक उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। माँ पापा की लाडली बेटी थी, घर में भैया भाभी दोनों थे। अभी अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। उस दिन जब वह कॉलेज से लौट कर आई तो घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। किसी ने बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही बदहवास सी घर के अंदर दौड़ी। भाभी घर में अकेली थी। थोड़ी देर बाद भैया की कार घर के बाहर आकर रुकी। उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस आकर रुकी। वहां उनमें से 2 डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके थे और यहाँ नायरा की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। 15 दिन तो क्रियाक्रम में ही निकल गए, पर उसके बाद भाभी और भैया का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। कहाँ वो घर की लाडली बेटी थी, पर अब हालात वैसे ना थे। भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, यह कहकर कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो और जमाना खराब है, हम तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने देंगे। घर का काम सीखो, ससुराल में यही काम आएगा। 2-3 महीने होते होते भाभी ने भी उसकी शादी की रट लगा दी। बड़ी मुश्किल से भैया भाभी मम्मी पापा की छमाही तक रुके थे। जैसे ही मम्मी पापा की छमाही हुई, आनन फानन में भैया ने बिना किसी पूछताछ के अंकित के साथ उसका विवाह कर दिया। अंकित उम्र में नायरा से 8 साल बड़ा था। वो घर का बड़ा बेटा था, अपने पिता के साथ कपड़ों का व्यापार करता था। उसकी परिवार भी रूढ़िवादी था। घर में सास ससुर और एक कंवारी ननद थी। ननद दीक्षा 25 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। 20 वर्षीय नायरा उस घर की बहू तो बनकर आ गई, लेकिन उसके साथ उसके परिवार वालों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारे नियम कायदे नायरा के लिए बना दिए गए। सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती और उसके बाद भी 10 ताने सुनती। जरा सी कमी रह जाने पर सास सबके सामने ही लताड़ देती। पर मजाल है कि घर का कोई सदस्य कुछ कह जाए। शादी के कुछ दिन बाद ही नायरा अपने कमरे में थी। सास गीता जी बाहर किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी और दीक्षा टीवी पर तेज आवाज में गाने सुनते सुनते मूंगफली खा रही थी, पर छिलके वहीं हॉल में फर्श पर फेंके जा रही थी। तभी ससुर जी और अंकित कुछ मेहमानों के साथ घर में दाखिल हुए। हॉल में फैले हुए कचरे और टीवी की तेज आवाज से ससुर जी और अंकित झेप गए। वहीं मेहमान भी चुपचाप खड़े रह गए, पर दीक्षा का ध्यान अभी भी दरवाजे पर नहीं गया। अंकित ने 1-2 बार आवाज लगाई, लेकिन तेज आवाज में दीक्षा ने सुना नहीं। ससुर जी ने इशारा किया तो अंकित ने जाकर टीवी बंद किया। तब जाकर दीक्षा का ध्यान उनकी तरफ गया। आखिर सक पकाती हुई वहां से उठी और कचरा ऐसे ही छोड़कर कमरे से चली गई। अंकित अंदर नायरा को बुलाने चला गया और ससुर जी मेहमानों को लेकर बरामदे में खड़े हो गए। नायरा ने फटाफट जाकर हॉल की सफाई की। तब अंकित ने मेहमानों को अंदर बुलाया। इतने में गीता जी भी पड़ोस से आ गई। चाय नाश्ता कर मेहमान वहां से चलते बने, लेकिन उसके बाद ससुर जी ने गीता जी को सुनाने में कसर भी नहीं छोड़ी। जब तुम्हें फोन करके कह दिया था कि घर में दीक्षा को देखने मेहमान आने वाले हैं, तो घर की सफाई तो रखनी चाहिए थी। तुम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। गीता जी ने कहा, अरे जब आपने फ़ोन किया था तो मैं पड़ोसी के घर पर थी, पर जब मैं यहाँ से गई थी तो पूरी साफ सफाई थी। हाँ, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, जो घर फैला देते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्या इज्जत रह गई हमारी। जाते जाते भी वो लोग जवाब दे गए कि सोच कर बताएंगे। भला ऐसे फूहड़ घर की लड़की को कौन अपनी बहू बनाएगा। ससुर जी तो सुनाकर वापस अपनी दुकान पर चले गए, लेकिन गीता जी दीक्षा पर गुस्सा करने की जगह नायरा पर गुस्सा करने लगी। देख, तेरे कारण हमें 10 बातें सुननी पड़ी, ऊपर से लोगों के सामने हमारी नाक कट गई। जब से यह मनूस हमारे घर में आई है, तब से कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही है। पर मैंने क्या किया मम्मी जी। वह तो दीक्षा दीदी। नायरा इसके आगे बोल ही नहीं पाई।
गीता जी ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा शुरू कर दिया। मेरी बेटी को दोष दे, तेरी तरह मनुष्य नहीं है वो, बहुत भागों वाली है, अपनी गलती उसके ऊपर मत डाल बस। उसके बाद घर का माहौल खराब हो गया। शाम को जब अंकित घर पर आया तो गीता जी ने एक की दो लगाकर कही। उनकी बात सुनकर अंकित को भी गुस्सा आ गया और वो तमतमाता हुआ अपने कमरे में गया और नायरा के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उसकी तो उसने एक बात भी नहीं सुनी। हमारे घर में रहना है तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना निकल जाए यहाँ से अपने भाई के घर पर। अंकित के ये शब्द सुनकर नायरा हैरान रह गई, पर घर में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि ससुर जी भी अपने बेटे को समझाना पसंद नहीं किया। नायरा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि भाई तो उसका साथ देगा, पर यह सिर्फ एक कोरा झूठ ही साबित हुआ। नायरा को अचानक मायके के दरवाजे पर देखकर भाई भाभी तिलमिला गए। भाभी ने तो घर में घुसने भी नहीं दिया, वहीं दरवाजे पर खड़ी अपनी ननद पर चिल्लाते हुए बोली, अरे अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आ गई, जिंदगी भर क्या हमारी छाती पर मूंग दलेगी? अरे मैं भी ससुराल में रहती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह दोहरा चरित्र नहीं दिखाती। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? नायरा पहले से ही परेशान थी। भाभी की बातें सुनकर उसे रोना आ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही भाई बोला, देख नायरा, हमने तेरी शादी कर दी है, अब जीना है मरना है जैसे भी रहना है, तुझे तेरे ससुराल में रहना है, हमें माफ करते कर। कहते हुए भाई ने नायरा के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके आगे नायरा कुछ कह ही नहीं पाई। उसके आगे तो नायरा को कुछ सूझ भी नहीं पाया। वो तो दरवाजे पर बुत बनी खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद भाई अपनी कार में बैठाकर नायरा को वापस ससुराल छोड़ आया। गीता जी बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। बस वही एक लम्हा था जिसने नायरा के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, साथ ही उसके ससुराल वालों के हाथ हमेशा के लिए खोल दिए। अब तो उसे परेशान करने में गीता जी कोई कसर नहीं छोड़ती। बहुत गई थी ना भाग करके, क्या हुआ, मायके वालों में धक्के मारकर खुद ही छोड़ दिया। नायरा चुपचाप सुन लेती, इसके अलावा कुछ कर भी क्या सकती थी। अब तो आए दिन अंकित उस पर हाथ उठाने लगा था। जानता था नायरा जाएगी तो कहीं भी नहीं। अब तो घर की चक्की में पिसने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन आज नायरा के माता पिता की पुण्यतिथि थी। नायरा को रह रहकर उनकी बड़ी याद आ रही थी, पर फिर भी घर के काम तो करने ही थे, इसीलिए चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी। शाम को सबको खाना खिलाने के बाद नायरा ने गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा और वहीं रसोई में खड़ी हो गई। खड़े खड़े ही उसे अपने माता पिता के साथ वो दिन याद आने लगे जब वो उनके साथ बड़ी खुशी खुशी रहती थी। मन में ये विचार आने लगे कि आज मम्मी पापा जिंदा होते तो उसकी जिंदगी कुछ और होती। वो अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसे ध्यान भी नहीं रहा कि गैस पर चढ़ा दूध उबल कर बाहर गिरने लगा है। इतने में गीता जी रसोई में आ गई। हालांकि दूध थोड़ा बहुत ही उबल कर गिरा था, लेकिन उन्होंने इसी बात का हंगामा कर दिया। ये दूध क्या तेरे मायके वाले रख कर गए हैं यहाँ पर? पैसे नहीं लगते क्या इसके जो नुकसान कर रही है? मम्मी जी, वो आज मेरे मम्मी पापा की पुण्यतिथि थी, तो इसलिए उनकी याद, नायरा ने कहना चाहा, पर उससे पहले ही गीता जी बोली, अरे वाह, अपने मम्मी पापा की याद में आंसू बहा रही है। और हमारे यहाँ जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन, तेरे मरे हुए माता पिता करेंगे? ये बात नायरा से सहन नहीं हो पाई और वो बोली, भला मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों घसीट रही हैं आप? गलती मैंने की है तो मुझे सुनाइए, मेरे मम्मी पापा को नहीं। ओहो, अपने मम्मी पापा के नाम पर गूंगी बहू के मुंह में जबान आ गई। भूल गई कैसे तेरे भाई तुझे यहाँ छोड़कर गया था? गीता जी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उनकी बात सुनकर नायरा अपने कमरे में आ गई, लेकिन गीता जी इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई और आते से ही बोली, लगता है अभी कुछ दिन पहले पड़ी मार का असर कम हो गया है, आज फिर से डोज देना पड़ेगा तुझे। इतने में अंकित कमरे में आ गया और गीता जी ने एक की दो लगाकर उसे हर बात कही। सुनकर अंकित बोला, बिना मार खाए तो यह कभी सीधे चल ही नहीं सकती, मैं इसे अभी बताता हूँ। कहते हुए अंकित नायरा की तरफ बढ़ा और उसे जोरदार धक्का देकर मारा, जिसके कारण नायरा पलंग पर जा गिरी। अंकित उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि नायरा का हाथ पलंग पर पड़े अंकित की बेल्ट पर गया। उसने उसे उठाया और पलटकर अंकित को खींचकर उस बेल्ट से मारा। बेल्ट की मार पड़ते ही अंकित दूसरी तरफ जा गिरा और उसकी चीख निकल गई।
यह देखकर गीता जी जोर से चिल्लाई, हे भगवान, बहू ये क्या कर रही है। इस पर नायरा रुकी नहीं। उसने उस बेल्ट से पलटकर 3-4 बार अंकित पर दोबारा पूरी हिम्मत के साथ वार किया। नायरा के व्यवहार से अंकित बिल्कुल हैरान रह गया था, इसलिए अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। गीता जी नायरा का हाथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपकी तो नायरा ने उन्हें भी धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। अपने आप को संभालती हुई गीता जी चिल्लाकर बोली, अंकित जल्दी बाहर निकल, तेरी पत्नी पर तो पता नहीं आज क्या भूत सवार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनते ही अंकित जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ कमरे के बाहर की ओर भागा। उसने फटाफट कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो रखा था। नायरा के भाई भाभी के आने के बाद ही कमरे का दरवाजा खोला गया और नायरा को बाहर बुलाया गया। अभी नायरा यह सब सोच ही रही थी कि उसकी भाभी ने उसके पास आकर उसकी बाह को पकड़कर पूरी तरह से झकझोर दिया। आखिर चाहती क्या है तू? अपने माता पिता के साथ तू भी खत्म हो जाती तो कम से कम आज ये दिन तो देखने नहीं मिलता। अरे लेकर जाओ इसे अभी के अभी। कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे बेटे को, देखो उसके शरीर पर नील तक के निशान पड़ गए हैं। गीता जी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोली। तभी भैया हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोले, समधन जी, मैं समझा रहा हूँ अपनी बहन को। भैया कुछ कहने के लिए उसके पास आए। इतने में नायरा बोली, मुझे तलाक चाहिए, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, ना ही इस परिवार के साथ। पर नायरा की बात सुनकर भैया के पैर वहीं के वहीं रुक गए। लेकिन भाभी बोली, अच्छा तलाक लेकर जाएगी कहाँ? उस घर में तो मैं तुझे घुसने नहीं दूंगी। आप कौन होती हैं मुझे वहां से रोकने वाली? नायरा ने धीरे से कहा तो भाभी चिल्लाते हुए बोली, वो मेरा घर है, वहां मेरी चलेगी, तेरी नहीं। भाभी की बात सुनकर नायरा बोली, वो मेरे माता पिता का घर है, आपका नहीं। उस पर मेरा भी हक है और अब मैं वो हक लेकर रहूंगी। बहुत सह लिया मैंने। अब तो ननद को अपना हक मांगते देखकर भाभी के पसीने छूटने लगे और उन्होंने पलटते हुए कहा, अरे लड़की, अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। तुम्हारे भैया बात तो कर रहे हैं, फिर क्यों बेवजह बकवास किए जा रही हो? अरे समधन जी, क्यों बेटे का घर बिगाड़ रही हो? आपकी दीक्षा के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे अगर ये बात बाहर निकल गई तो। अब तो गीता जी भी अपना सुर बदलने लगी, लेकिन नायरा अपना दिल पक्का कर चुकी थी। वो बोली, मुझे आप लोगों की हमदर्दियों की अब कोई जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तलाक चाहिए और इनसे भरण पोषण के पैसे भी चाहिए। साथ ही मुझे मायके के मकान में अपना हक चाहिए। अब मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाऊंगी, कहकर नायरा अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। जब अपना सामान पैक कर बाहर आई तो अंकित ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन नायरा ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए वरना मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही अंकित डर कर रास्ते से हट गया। नायरा वहां से निकलकर सबसे पहले सुनार की दुकान पर पहुंची और अपने सोने की अंगूठी बेचकर पहले एक वकील हायर किया और सीधे अपने मायके वाले घर पर पहुंच गई। भाभी ने दरवाजा खोलने से इनकार किया तो पुलिस की मदद लेकर घर का दरवाजा खुलवाया और घर में दाखिल हो गई। नायरा का स्पष्ट रुख देखकर भाभी ने अपने आप ही घर के मकान में उसे उसका हिस्सा दे दिया, जिससे उसके हिस्से में घर के 2 कमरे आए। एक कमरे में खुद रहने लगी और दूसरा कमरा किराए पर चढ़ा दिया। वहीं तलाक में आए भरण पोषण के पैसों से अपने आगे की पढ़ाई शुरू की। साथ ही आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज वो खुद एक वकील बन चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।